मैं आज सुनाने पढ़ाने वाला हूँ। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? राइट आंसर है हमारा मार्तंड वर्मा। कोलाचेल का युद्ध 1741 में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच ईस्ट इंडिया को पराजित किया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? राइट आंसर 1498 में। किधर से आया था वो? केरल की साइड से आया था, मतलब वो आया होगा बंगाल की खाड़ी से। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल अन्वेषक ने किस वर्ष भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498 में। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आता ही आता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। याद रखना। मैं इस बार ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जो ऑप्शन बता दूँ कई बार वो आप लोगों को याद आते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, या 1757 ईस्वी में हुआ। इसमें किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 प्लासी की लड़ाई में। कई बार क्वेश्चन आता है इसी से, प्लासी की लड़ाई से, याद रखना। और इसमें गद्दारी किसने की थी? मीर जाफर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने लगी। 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765 को बक्सर की लड़ाई हुई थी मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल ने परास्त कर दिया था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल से संधि कर ली थी, हम तुमको आप 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। बक्सर के युद्ध में नवाब ने इलाहाबाद पर और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। कौन सा था? अवध। वर्ष 1900 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सवाली ईस्चरी पुर्तगालों को पराजित किया था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, कनिष्ठ अभियंता का क्वेश्चन है। 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट सवाली के समुद्र के तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिचालन किस वर्ष हुआ? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब से हुई? 1616 से। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 में भारत में आया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। श्री तिरुवनंतपुरम श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर में है? वहाँ से किस शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब जहाँ पर टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र थी, वह मैसूर में उसकी कब्र थी, वहीं पे मना था। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को। 1799 में हराया था टीपू सुल्तान को। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? 809 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य 809 में अमृतसर की प्रथम लड़ाई हुई और वहाँ पर अमृतसर में संधि कर ली थी। उस टाइम का लॉर्ड मिंटो था। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1853 में। भारत में रेल निर्माण का प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किया गया और वहीं उसी टाइम पहली ट्रेन चली। मुंबई से ठाणे, कई बार ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया हुआ है। मुंबई से ठाणे के बीच कब ट्रेन चली? तब आपको बताना होगा 1853 में। फिर क्वेश्चन किसके शासनकाल में चली? तब आपको बताना होगा लॉर्ड डलहौजी में। एक बार और आ जाता है कब चली,
कहाँ चली, कब चली, किसने चलाई। 4-5 क्वेश्चन इसी से बने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून पारित किया था। किस वर्ष? 1829 में। किसके प्रयासों से पारित किया था? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा के अंत के विरोध में काफी उन्होंने प्रयास किया। समाज बहुत अच्छे समाज सुधारक रहे वो राजा राम मोहन राय रहे। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? मैसूर। मैसूर जब वो हैदर अली मर गया उसके बाद उसका टीपू सुल्तान हार गया, उसका सब कुछ बराबर हो गया, वहाँ का संधि उंधि हो गई। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सिविल सर्विसेज किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले सिविल सर्विसेज नहीं थी। यूपीएससी की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन होता है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो शक्तियों को पृथक करने पर आधारित था, उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। टैक्स और जुडिशियल सिस्टम को अलग कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर और व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्य कुशलता बनाने के लिए उसने अधिकारियों के घूस और उपहार और निजी व्यवहार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस द्वारा उसने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था 1858 में चलवाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ। ब्रिटिश राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया कब? ये भी क्वेश्चन आया है। 1856। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहना, वाजिद अली वास्तव बने, वाजिद अली शाह ये था। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। इलाहाबाद में जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद छोड़कर चले गए थे और दिल्ली डिवीजन का गठन किया था उन्होंने। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो वो लाए थे यूपीएससी सिविल सेवा की स्थापना इन्होंने की। इन्हीं से ही तो सिविल सेवा शुरू हुई। यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी का प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा था? लॉर्ड रिपिन। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता। लॉर्ड रिपिन स्थानीय स्वशासन का पिता कहा था। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय स्थानीय नागरिकों को वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण किया, जिससे अनिश्चित किया जा सकता है कि किन किन मदों में आम स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। कौन से लॉर्ड थे जिसने इन्होंने पारित किया था इसे? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कथक प्रयासों के बाद यह कानून लागू हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया। कर्जन। बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया है। यह प्रच्छन्न प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया। अंग्रेजों ने बताया कि यह बड़ा प्रांत है, इससे असुविधा आ रही है लोगों के विकास में, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को योजना प्रभावी हुई और पूरे समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 1905 में।
ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो का सुधार माना कहा जाता है। 1909 में कौन सा सुधार किया था लॉर्ड मिंटो ने? भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, उसे जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। सामान्यतः ये मार्ले मिंटो के सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, जिसे लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार का है। ये सुधार तो संविधान, अभी भी संविधान में कुछ इसके चल रहे हैं। भारत में ब्रिटिश शासन दौरान भू राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियों में बांटा: स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालावाड़ी बंदोबस्त। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था, जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दो, उनके लोग बिना कर दिए, मतलब चुंगी दिए व्यापार कर लें, इसलिए उनको पत्र दे दिया गया। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ प्रांतों के साथ ब्रिटिश सरकार ने भू क्षेत्र 30% इसमें शामिल किया था। भू राजस्व कृषकों के ऊपर ये चीज लगाई गई, मालवाड़ी नीति। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? सतारा, राइट आंसर इज सतारा। लॉर्ड डलहौजी 1856 में व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लक्सरेट विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रदेश अंग्रेजों ने विलय किया। सतारा को जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली। झांसी को इन्होंने किया था रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को इन्होंने राज्य न देकर लॉर्ड डलहौजी ने खुद ले ली थी रानी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र था। उसने गोद लिया हुए पुत्र को वसीयत ना करके उसने अपने राज्य में विलय कर लिया था। ये राज हड़पने की नीति थी इनकी, बहुत खतरनाक नीति थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल वायसराय पद के लिए शपथ ग्रहण की। उन्हें सत्ता हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यूपीएसएससी ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेरिंडल रेडिक्लिफ। क्यों बनाया इन्हें अध्यक्ष, ये भी देखते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष रहे सिरिल रेडिक्लिफ थे। भारत पाकिस्तान के मध्य रेडिक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से। रेडिक्लिफ रेखा कैसी? मतलब ये भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध बनाएगी, मतलब यहाँ से भारत, यहाँ से पाकिस्तान, रेडिक्लिफ रेखा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेलूर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806 में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेलूर विद्रोह 1806 में। जॉर्ज बर्लो ने 1805 से 1807 शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेलूर विद्रोह हुआ। मेरठ छावनी 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। मेरठ में स्थित छावनी 20वीं NI तथा तीसरी LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड। 1857 के विद्रोह की घटना तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग की लाई जा रही ब्राउन बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया। इस एनफील्ड में
इनको दांत से खींचना पड़ता था। गायता सुर की चर्बी लगवाई, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1857 में। निम्न में से 1857 सिपाही विद्रोह नहीं कहा। किसने इसे सिपाही विद्रोह नहीं किया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इसे क्या बताया? कार्ल हेनरिक मार्क्स 1883 ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर इसे जन क्रांति यानी राष्ट्रीय का विद्रोह कहा। मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारतीय के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। डॉक्टर C.R. मंजूमदार ने कहा, यथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह किसने कहा था? डॉक्टर C.R.C. मंजूमदार। सैनिक विद्रोह माना इसे, लेकिन वही विद्रोह आम जनता के अंदर राष्ट्र की भावना भर दी, जिससे आज भारत आजाद हो पाया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? अब ऑप्शन बताना होगा। कस्तूरबा गांधी फर्स्ट, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत। बेगम हजरत महल, इन्होंने ये वाजिद अली शाह की पत्नी बिरजिश कादिर की माँ थी। इन्होंने लखनऊ अवध विद्रोह का नेतृत्व किया। वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिश कादिर की माँ बेगम हजरत महल, इनका किला लखनऊ में बना हुआ है। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम कहाँ है? इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया। ऑप्शन इज बेगम हजरत महल, बेगम जहांआरा, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम मेहरुनिसा। बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की। ग्वालियर के सिंधिया ने, अवध की बेगम हजरत महल ने, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और 1857 के विद्रोह की प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति एवं सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थी। इस विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल व चपाती था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था और इसमें किसने वो नहीं प्राप्त की थी? 1857 में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की, अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 में विद्रोह के नेतृत्व करने वाले प्रमुख केंद्र दिल्ली से नेतृत्व करने वाले जनरल बख्त खां, लखनऊ बेगम हजरत महल, ग्वालियर से टाटा टोपे थे विद्रोह करने के लिए। भारत हमने ग्वालियर से विद्रोह किया, इन्होंने अपना नेतृत्व किया। बिहार से कुंवर जगदीश सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग विद्रोह कर 1857 में विद्रोह करने वाली जगह के नेता थे। पल्ली आंदोलन में संबंधित था। फर्स्ट इज उड़ीसा, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज महाराष्ट्र, फोर्थ इज गुजरात, राइट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। अतः इस स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन के संबंध तमिलनाडु से हुआ। निम्नलिखित में से अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? किसने इसका नेतृत्व किया था? अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से चलाया गया यह आंदोलन था। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट पेट का क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मोदालगिर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जट आयोग। राइट आंसर इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। 1956 में विश्वविद्यालय आयोग एक स्टैट्यूटरी निकाय बन गया। हंटर आयोग किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने फर्स्ट इज प्रथम शिक्षा
दूसरा स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया था। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी अखबार की स्थापना ऑप्शन लाला मोहन घोष, आनंद चार्लू, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। केसरी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। यह मराठा भाषा में था और इस ऐसे ही उस टाइम 2 अखबार चले थे अपनी अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए। ह्यूम ने, इन्हीं बेसेंट ने अपना चलाया था और इन्होंने अपना चलाया था अपनी अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की ये उग्रवादी दल के नेता थे, वो साधारण नेता थी नरम दल की। किसने धर्म दल नरम दल जब अलग हुए थे ना 1919 में के लगभग अलग हुए थे। 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। इंदु प्रकाश अंग्ला मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते थे। 1862 में द्विभाषी पत्रिका M.G. राणे ने इसका संपादन किया था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पत्रिका पत्र का संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। 1919 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन किया। भारत वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर अरविंद घोष। 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसकी स्थापना से सुबोध मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल से अरविंद घोष के साथ किया। वेदों की ओर चलो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 में यह नारा दिया। दयानंद सरस्वती के किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई? मुंबई। अब पहले बॉम्बे था, अब मुंबई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन विवेकानंद, फिर राजा राधा कृष्ण देव। राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसका कौन सी चीज चलाई गई? शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। फर्स्ट सेकंड तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। थर्ड रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सर्वोदय भूदान आंदोलन योजना। राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कोलकाता के बेलूर मठ में स्थित है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य एवं पूर्वी, आधुनिक, पश्चिमी इन दोनों का महान था। 1900 महान शक्तियों का समन्वय था। 1975 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया कन्या हत्या को अवैध। 1795 से 1804 बंगाल का विनिमय हुआ। इस दोनों ने मिलकर घोषित किया कि कन्या हत्या अवैध है। कन्या शिशुवध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्गों के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं को जन्म लेते ही मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित यह कुप्रथा को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1775 में बंगाल विनियम 1921 के तहत घोषित किया था। शिशु हत्या अवैध घोषित की थी। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फैला मिला सहमति के उम्र अधिनियम को पारित किया, जिसके अनुसार वर्ष के कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। 1851 में प्रतिबंध कर दिया था कि 12 वर्ष से कम आयु वाली बालिकाओं का विवाह नहीं होगा। 12 वर्ष के नीचे तक विवाह नहीं हो सकता था बालिकाओं का। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया और भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप माना
और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया और मालाबारी सहयोग से एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित किया था। ब्रिटिश सरकार ने मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पारित किया। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसको विदेशी हस्तक्षेप माना कि हमारे यहाँ की भाषा चीज़ों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा को कहा जाता था। इसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। 1892 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहले उसे आत्मीय सभा का नाम दिया गया। बाद में यह प्रति सप्ताह प्रतिवेद पाठ होता रहा और ब्रह्म संगीत किए जाने लगे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इसका विरोध किया गया। 1819 में इसी सभा का एक बड़ा अधिवेशन हुआ जिसमें पुराणपंथियों के नेता राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को गलत साबित किया। फिर राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ ठाकुर, कालीनाथ मुंशी, प्रसन्न कुमार ठाकुर से मिलकर इस संस्था को स्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 1828 में इसको ब्रह्म समाज का नाम दे दिया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत वी.आर. सावरकर। वीर सावरकर कौन थे? ये बहुत बड़े पत्रकार थे। इन्होंने इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ की। मुक्त भारत या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना सावरकर 1906 में लंदन गए। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था उस समय कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, पर्यटन। डी इज पर्यटन। पहले कृषि था, पर्यटन वगैरह में ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट नहीं था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री नहीं है? प्रशांत चंद्र महाबोलिश, दादा भाई नौरोजी, आर.वी. राव, आर.सी. देसाई सब अर्थशास्त्री थे। प्रसाद चंद्र महाबोलिश एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा संख्यांकविद थे, स्टैटिक्स के विद थे। उन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महालनोबिस की दूरी के कारण जो इनके द्वारा सुझाव की गई संख्यांकी माप है। दादा भाई नौरोजी, वी.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई ब्रिटिशकालीन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले एवं प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को कहा जाता था। आरंभिक एवं माध्यमिक। आरंभिक चरण उदारवादी चरण, मध्यम चरण 1885 से 1905, उग्रवादी चरण 1905 से 1920, गांधीवादी चरण 1920 से 47। भारत की आंदोलन को 3 भागों में बांट दिया इन लोगों ने। प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 माना। उग्रवादी चरण में गरम दल प्रभावी रहा 1905 से 1920। गांधीवादी चरण 1920 से 47। धन्यवाद। वेलकम फॉर